हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप न्यूज से थोड़ा अपडेटेड रहोगे तो यहाँ पे आपने एक न्यूज देखी होगी जहाँ पे एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया जो है वेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए कि वो हमें थैंक यू बोले। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने कि पूरे का पूरा वर्ल्ड थैंक यू बोले। तो यस, बिल्कुल आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है पूरी न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस जयशंकर का कहना है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड उनको थैंक यू करे क्योंकि उन्होंने जो है ग्लोबल इन्फ्लेशन को मैनेज किया है, ग्लोबल इन्फ्लेशन को जो है बढ़ने से रोका है और जो ऑयल मार्केट्स हैं, ठीक है, उनको सॉफ्टन किया है, यानी कि उनके प्राइसेस को बढ़ने से रोका है। ये किनका कहना है? एस जयशंकर का। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो इंडिया ने प्ले किया है इसको रोकने के लिए। और इसीलिए एस जयशंकर ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि अब हम जो है वेट कर रहे हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है हमें थैंक यू बोले। अब देखो, अगर बात करें यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर की, तो यार रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने ये बोला था कि आप जो है रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो। ठीक है, और इंडिया को भी यही बोला गया था क्योंकि इंडिया जो है आपको पता है ग्लोबली एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने क्या बोला था, साफ साफ मना कर दिया था कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। ठीक है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करा इंडिया ने, और इंडिया ने कंटिन्यू किया रशिया से ऑयल परचेज करना। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार इन्फ्लेशन के ऊपर। आपको पता है इन्फ्लेशन जो है उसे साइलेंट किलर कहा जाता है। देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है साइलेंट किलर कहा जाता है, मतलब ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ना सबसे बुरा घातक साबित होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी मनी की जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती जाती है टाइम बाय टाइम। ठीक है, जैसे कि अगर आपने मान लो 1984 में अगर खुद के पास 1 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, तो जब 2021 में आप पहुंचोगे ना तो वही 1 लाख रुपए की कीमत 5100 बन जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके जो है नोट कोई चुरा के ले जाएगा या फिर उसके अंदर नोट जो है कम पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही जो चीज आप 1 लाख रुपए खरीद पाते थे ना, अब वो आप नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, अब जो है मात्र आप 5100, मतलब आप मान लो कि कोई चीज अगर आप 1 लाख रुपए में खरीद के काफी सारी खरीद सकते थे, लेकिन अब आप नहीं खरीद पाओगे उसको। उसकी वैल्यू अब जो है कितनी हो जाएगी? 5100 के बराबर। मतलब आप जो पहले 5100 में खरीद सकते थे, अब जो है आप उसको 1 लाख रुपए में खरीद रहे हो। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू जो है बाय टाइम डिक्रीज हो जाती है। किस केस में? इन्फ्लेशन के केस में। अब यहाँ पे आप ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट्स देख सकते हो कि कौन सी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट कितनी है। जैसे कि अगर बात करें सबसे बड़ी जो हम देखते रहते हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, दैट इज यूएस। तो यूएस की जो है एक 3.2 जो है एक तरीके से यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है जो कि लोअर बताई जाती है, यानी कि काफी मैनेजेबल रेट है। ठीक है, यहाँ पे बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया की देखो 4.9% है जो कि लोअर है, काफी मैनेजेबल है और काफी अच्छी खासी है। लेकिन अगर वहीं पे आप बात करो टर्की की, तो टर्की में देखो 61% इन्फ्लेशन है। और टर्की के अगर यही हालत चलती रही, मतलब इस तरीके से अगर इन्फ्लेशन चलता रहा, तो इनकी इकोनॉमी बिल्कुल बुरी तरीके से क्रैश कर जाएगी और बिल्कुल गरीब देश बनने वाला है टर्की। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि अभी कुछ टाइम पहले अर्थक्वेक भी आया था, तो उसकी वजह से भी इनको काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो टर्की में यहाँ पे देखो किस तरीके से है, अर्जेंटीना में देखो 143 और वेनेजुएला में देखो 362%। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हम जो है इंडिया जो 4.9% है, जो काफी इनसे 1000 गुना ज्यादा बेटर पोजीशन में है हम लोग। और यहाँ पे पता है आरबीआई ने ये भी बोला है कि हम जो है ऑलरेडी लाइक 4.9% है जो कि 5% से कम है। तो यहाँ पे आरबीआई ने ये बोला है कि हम और काम कर रहे हैं इसको इंप्रूव करने के लिए, यानी कि हम 4.9% से और ट्राई करेंगे कि इसको और बेटर कर सके, सो दैट हमारे इंडिया में जितने भी रह रहे सिटीजन है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर इन्फ्लेशन का उन पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े। ठीक है, अब देखो किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, एक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वहां का इन्फ्लेशन जो है बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही स्काई रॉकेट हो जाए। देयर शुड बी अ बैलेंस। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होगा तो दोनों में चीजों में दिक्कत होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखो चाइना के अंदर जो है नेगेटिव जा रहा है इन्फ्लेशन, यानी कि डिफ्लेशन में चली गई है इनकी इकोनॉमी, यहाँ पे डिफ्लेशन में चली गई है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे जितने भी चाइनीज मार्केट है, तो उनका कहना ये है, मतलब जितने भी इकोनॉमिस्ट है उनका कहना ये है कि चाइना जो है एक तरीके से डिफ्लेशन जोन में जाता जा रहा है और इससे क्या होगा, इनकी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। और इसका मतलब ये होता है डिफ्लेशन का मतलब कि कोई भी इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। ठीक है, वहां के जो इकोनॉमी है वो प्रोग्रेस नहीं कर रही है, मार्केट में कोई दम नहीं बचा है, और इस तरीके से जो है वो इकोनॉमी एक तरीके से वो बिल्कुल फॉल होती रहती है और वो एक बार में क्रैश हो जाती है। तो जो है चाइना का भी कुछ ऐसा हाल देखने को मिल रहा है।
अब देखो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूं कि एक जो है इकोनॉमी है उसकी कितनी इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए, तो देखो इस पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंज्यूमर जो इंडेक्स होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसके अलावा वहां की जीडीपी, बहुत सारी जो प्राइसेस है उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक स्टैंडर्ड रेट लेके चलो तो 0 से लेकर 4% तक एक काफी अच्छी जो है इन्फ्लेशन रेट होती है, जिसको मैनेज करना काफी ईजी होता है और जो कि कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि हमने एक तरीके से ओवरव्यू देख लिया कि किस कंट्री में क्या हाल चल रहा है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ पे जो है इन्हीं के चलते ये जो है यहाँ पे बोला जा रहा है एस जयशंकर के द्वारा कि हमने जो है ग्लोबल इन्फ्लेशन को मैनेज किया है और इसीलिए हम चाहते हैं या फिर हम वेट कर रहे हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है हमें थैंक यू बोले। इट्स ओके, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कब आपको थैंक यू बोलना है, आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ऐसा बोला नहीं गया, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अब जान लेते हैं कि रीजन कि आखिर एस जयशंकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने। तो देखो सबसे पहले तो इंडिया जो है आपको पता है कि थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएस एंड चाइना, ठीक है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है किसका, क्रूड ऑयल का। लेकिन अगर आपको पता है कि यूएस के पास तो खुद के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो अगर उसको एनर्जी की रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी तो वो खुद की रिसोर्सेज से पूरी कर सकता है। और चाइना ने क्या किया है, अक्वायर कर लिए वेरियस ऑयल रिजर्व्स एंड गैस असेट्स, ठीक है, जो मतलब अलग अलग जगहों पे उसने क्या कर रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं, सो दैट अगर कभी जियोपॉलिटिकल अपीवल होता है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, तो चाइना को तब भी कोई प्रॉब्लम ना आए इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज को अक्वायर कर रखा है चाइना ने। तो अब बात आती है इंडिया की, बचता कौन है, इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अब इंडिया के पास ना तो पता है आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोई भी, कि भाई हमारे पास खुद का कोई ऑयल रिजर्व है नहीं, ना ही कोई सिग्निफिकेंट कोई ऑयल एंड गैस एसेट है हमारे दूसरे बाहरी देशों में। तो जो गुड एसेट है जो केवल रशिया में एंड सैंक्शन हिट वेनेजुएला में। तो यहाँ पे दो कंट्री है जहाँ पे ये बड़े बड़े क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, जहां से हमारे इंडिया क्या करता है, एक तरीके से इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे देखो इंडिया जो है करीब करीब 87.5% ऑफ इट्स एनुअल एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है इंपोर्ट्स के द्वारा। अगर मतलब अगर न्यू दिल्ली रिलाय करता है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट पे, यहां पे मैं आपको मैप से दिखाना चाहूंगा, देखो यहां पे, ये देखो यहाँ पे ये है आपका रशिया और ये है आपका इंडिया। तो रशिया जितनी भी यहाँ पे आपको जो पता है कि जब यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो यहाँ पे ये बोला गया यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कि अब जो है रशिया से सभी कंट्रीज तेल लेना बंद कर दो। अब यहाँ पे फिर जितनी भी कंट्रीज है उन सभी ने मान भी ली यूरोपियन कंट्रीज की बात, और वो कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे जो हमारा ये वाली कंट्रीज है आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे देखो मिडिल ईस्ट में, ठीक है, मिडिल ईस्ट में जो है वो कंट्रीज शिफ्ट हो गई। अब अगर इंडिया भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, जो कि एक थर्ड लार्जेस्ट और एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, तो आपको लगता है ना कि प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली थी क्रूड ऑयल की, क्योंकि यहाँ पे जो यूएई है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वो तो यही बोलता है कि हमारे पास तो लिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है, हमारे पास तो लिमिटेड कैपेसिटी है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की ना। तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से अगर लिमिटेड कैपेसिटी है और अगर हमें इंपोर्ट कराना है चीजें, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बढ़ेंगी। और इसी तरीके से जो है प्राइसेस बढ़ती सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि उन सभी कंट्रीज के लिए जो यहाँ पे इनसे इंपोर्ट कर रही हैं। तो एक तरीके से मिडल ईस्ट पे डिपेंड होना जो है एक तरीके से बहुत घातक साबित हो सकता था, जो कि इंडिया ने कहीं ना कहीं एक तरीके से अवॉइड कर दिया है। और इंडिया ने जो है कंटिन्यू रखा किससे, रशिया से इंपोर्ट करते रहना तेल। और कुछ जो है कंट्रीज इस तरीके के स्टेटमेंट भी दे रही थी कि इंडिया ने जो है काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया से जो है ऑयल इंपोर्ट कर लिया है, इंडिया ने अपना फायदा देखा है। लेकिन जो मिनिस्टर है, ठीक है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनका कहना यही है कि एक बार हमारे इंडिया का फायदे को आप साइड में रखो और ये सोच के देखो कि ग्लोबली कैसे आप लोगों को, जितनी भी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे अभी मिडिल ईस्ट से क्या कर रही है, ऑयल परचेज कर रही है, उनको कितना बड़ा फायदा हुआ है हम लोगों की वजह से। तो दैट इज वाई इंडिया शुड बी थैंक्ड, ठीक है, इंडिया शुड बी थैंक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है किसने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। और ये जो खबर है ये पूरे ग्लोबल मार्केट पे गई है, और यहाँ पे जो है एक तरीके से जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन सभी के जो जितने भी बड़े प्रेस हैं उन सभी के पास ये रिपोर्ट्स गई है और वो सभी इसको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो मिडिल ईस्ट, द वर्ल्ड वुड हैव फेस्ड एक्यूट सप्लाई, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इंडिया भी पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट पे डिपेंड हो जाता, द वर्ल्ड वुड हैव फेस्ड एक्यूट सप्लाई क्रंच एंड गल्फ बेस्ड सप्लायर्स वुड हैव रेज्ड प्राइस ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई। आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा रूल है कि अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे उसके, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है आपको पता ही है। तो इस तरीके से जो है सप्लाई लेस होगी और अगर डिमांड
बढ़ जाएगी तो प्राइसेस उसके ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट बन जाएंगी, और ऐसे में जितनी भी कंट्रीज उन सभी को एक तरीके से बहुत बड़े जो है प्राइस हाइक का सामना करना पड़ता। द ऑयल प्राइसेस एट लार्ज रिमेन बिलो 100 पर बैरल वुड हैव स्काई रॉकेटेड। तो जो एक तरीके से 100 पर बैरल रहती है वो करीब करीब 380 तक मतलब जाने की एक क्या थी उम्मीद थी, अगर इंडिया भी जो है मिडिल ईस्ट से बोरो करने लग जाता। तो ये पूरी की पूरी न्यूज जहां पे ये पता चलता है कि किस तरीके से इंडिया ने जो है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से सेव किया है। तो अब आप देख रहे हो इंडिया धीरे धीरे कैसे जो है यहां से, मतलब इंडिया अब जो है एक नॉर्मल कंट्री नहीं रह गया है। एक मिनट, इस पेन को थोड़ा सा ऑपरेट करना ना कभी कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके देखो, तो यहाँ पे आपको पता है भाई इंडिया जो है नॉर्मल सिर्फ एक कंट्री नहीं है बल्कि एक इमोशन है, इमोशंस फॉर द थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है। अब जो है इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। आपको पता है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया। किसको सरपास किया है? उन्हीं अंग्रेजों को सरपास कर दिया जो एक टाइम के लिए भारत आए थे, भारत को कब्जा करके लूटने की वजह से, और लूट कर ले भी गए। लेकिन क्या कर लिया उन लोगों ने लूट कर? हाँ, मतलब एटलीस्ट आज के टाइम पर भी वो हमसे पीछे ही है। तो देख रहे हो आप इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की जो है एक तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेस। तो आपका मैं जानना चाहता हूं आपके ओपिनियन, आपका क्या कहना है इन सभी चीजों पे, एस जयशंकर ने जो किया या फिर इंडिया के जो है ये मूव, इसके ऊपर आप जो कहना चाहते हो मैं बिल्कुल इनवाइट करना चाहता हूं आप सभी लोगों के ओपिनियन। प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। बात करेंगे किसी भी ऐसी टॉपिक के बारे में जो आपके हॉराइजंस को ब्रॉड करे, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करे और आपकी तैयारी को करे और ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी वीडियोस पाने के लिए कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना है और बस चिंता फ्री हो जाना है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस है फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप GK24 एप्लीकेशन को तो जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल एंड यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर भी मिलते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखो, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी और ज्यादा स्ट्रांग करो, जल्द से जल्द इसको डाउनलोड करके। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप क्या करो, जो है प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो और ज्यादा से ज्यादा यूज करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।